Hi dear students, how are you? I'm Ganesh Kumar, your science teacher. Today I'm going to explain about the force. First we have to know about the definition of force. In this chapter we have to know the introduction of force. सबसे पहले मैं जब फोर्स के डिफिनेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसके लिए डिफिनेशन लिखा हूँ कि फोर्स इज द पुल और पुल on an object with mass and causes it to change velocity. Causes it to change velocity is known as force. या फिर जनरली जब मैं फोर्स की बात करता हूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल एक्टिविटीज जो होते हैं उसी एक्टिविटीज को भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं. अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करें कि फोर्स का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, इसको इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं डिफिनेशन लिखा हूं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स. कि फोर्स एक प्रकार की वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से बनता है, यानी कि मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनने वाली फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं, फोर्स कह देते हैं. क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर देखो सबसे पहले फोर्स को अगर जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो फोर्स को डिफाइन करने से सबसे पहले समझना है कि फोर्स है क्या. फोर्स है क्या, क्योंकि जब तक मैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझता नहीं हूँ, जब तक किसी फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है उसके बारे में नहीं समझ पाता हूँ, तो उस चीज़ों को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. आई बात समझ में. तो इसमें जो मैं फर्स्ट डिफिनेशन लिखा था कि फोर्स इज द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज वेलोसिटी. या जनरली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम किसी प्रकार के चेंजिंग लाना चाहते हैं तो वो चेंज करने के लिए हम जिस भी प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स का यूज करते हैं, जिस भी प्रकार के एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, वही फिजिकल फैक्टर, वही फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहला जाता है, फोर्स कहला जाता है. फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से सिंपली अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर देता हूँ कि अगर आपके मन में आ जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो सिंपली आप लोग लिख सकते हो कि द टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. वैसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं. लाइक टाइम को मापते हैं ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज है. मास को मापते हैं ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज है. इलेक्ट्रिक करेंट, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर. अब देखो ये दूसरी अगर मैथमेटिकल फार्मूला को निकालना है, यहाँ से ड्राइव वगैरह करना है फोर्स का, तो उसके लिए सबसे पहले मैथमेटिकल डिफिनीशन को समझना होगा, जहाँ से हमें बताया गया है कि फोर्स क्या है. तो फोर्स एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और एक्सेलरेशन का क्या है, प्रोडक्ट है. इस कारण से हम लिख सकते हैं यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. अब यहाँ से बात आती है कि सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है क्या. ठीक है, एक्सेलरेशन है क्या, क्वेश्चन आ सकता है. क्योंकि ये मैं स्टैंडर्ड वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ये आपके क्लास से रिलेट कर ही वीडियो दे रहा हूँ. इसमें इसी कारण इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड चीज़ों को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले एक्सेलरेशन को अगर समझना हो तो एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन किसी भी वेलोसिटी में पर यूनिट टाइमिंग जो चेंजिंग आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जो चेंजिंग आता है, उसी चेंजिंग को हम लोग, उसी चेंजेज को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन कह देते हैं. यानी एक्सेलरेशन को जनरली डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम. The change of velocity of an object या a body in per unit of time is known as acceleration. किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो पर यूनिट टाइमिंग जो चेंजिंग होता है, उसी चेंज को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं. इस कारण से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन time taken to end this. Clear? You have no any problem. Acceleration is denoted by a and change in velocity को हम कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो v माइनस u और टाइम को
टी से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मीन्स हो गया यहाँ से एक्सेलरेशन, सारी चीजों को आप नोट करते जाएंगे। v मीन्स हो गया फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी एंड t मीन्स क्या हो गया टाइम। क्लियर। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज व्हाई, बिकॉज फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, फोर्स को हम किस डिनोट करते हैं एफ से डिनोट करते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू मास को हम एम से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को ए से। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ए। ये हो गया फोर्स का आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्लियर। अगर अब देखिए यहां से हम a इक्वल टू क्या किए हैं, तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी किए हैं। तो नेक्स्ट यहां से क्या हो जाएगा कि f इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं, दूसरा जो डिफिनेशन लिखना चाहते हैं यहां से हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज अ फिजिकल quantity which is a product of mass and the change in a velocity of a body in per unit of time, in per unit of time. So f is equal to m into v minus u upon t, या इसी को कर सकते हैं f इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जो आपको मोमेंटम से रिलेटेड, आपको स्टैंडर्ड 9 क्लास में जाएंगे तो मोमेंटम वगैरह पढ़ना होगा, तो वहां से मोमेंटम से रिलेट करके इन सब सारी चीजों को क्या करना है पढ़ना। इन सब सारी चीजों को आप एक एक करके क्या कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट्स में मैं आता हूँ कि एम भी क्या होता है। जैसे एम भी यहाँ पे लिखिए तो ये चीज को हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, मास को m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से। यानी मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाता है p इक्वल टू m v। इसी कारण यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से डिफिनेशन फोर्स का निकालना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। देखो बहुत सारा डिफिनेशन यहाँ पे फोर्स का निकल कर आ रहा है, बहुत सारे डिफिनेशन निकल कर आते जा रहे हैं ना। तो यहाँ से अगर फोर्स का डिफिनेशन निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन पर यूनिट ऑफ टाइम, या द चेंज इन ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड टोटल फोर्स। क्लियर। तो इस तरह से करके बहुत सारा डिफिनेशन यहाँ से क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे जब मैं आगे जाता हूँ डिफाइंस करता हूँ तो थोड़ा सा अब इसे देखने की चीज है और इसे मैं ब्रेक करता हूँ इसके फॉर्मूला को और देखते हैं कि कहाँ तक ये ब्रेक हो पाता है। चलिए अभी हमने क्या लिखा था कि F इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू हमने लिख दिए यहाँ पे एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ये ना। या फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखा था एम भी माइनस यू अपॉन टी। मान लेते हैं कि बॉडी रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, u इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू हो जाएगा एम भी अपॉन टी, ठीक है। v मीन्स क्या हो गया वेलोसिटी। अब देखो बाबू यहाँ से
वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इक्वल टू हो जाता है यस अपॉन टी, यानी फोर्स इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी एंड अपॉन टी। ये v इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टी यहाँ पे पुट किया नहीं है। अब ये t क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू यस अपॉन टी एंड टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो अब कहता है कि मैं फोर्स के फॉर्मूला को इतना ज्यादा मैं क्यों एक्सपेंड किया। तो यहाँ से सबसे पहले चीज में क्या फायदा होगा कि यहाँ से यूनिट्स फाइंड करने में मुझे फायदा होगा, फोर्स की यूनिट फाइंड करने में मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि अगर जो मैं फोर्स के यस आई यूनिट को फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखेंगे यस आई यूनिट ऑफ फोर्स को मैं कैसे फाइंड करता हूँ। यस आई यूनिट ऑफ फोर्स, देखो फोर्स यहाँ से किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। तो फोर्स यहाँ से तीन चीज से मिलकर बना है। यहाँ पे लास्टली ब्रेक होकर यहाँ आया, एक मास हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम हुआ। मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, क्लियर। तो मास का यस यूनिट क्या होता है, केजी, डिस्प्लेसमेंट का यस यूनिट मीटर एंड टाइम का यस यूनिट सेकेंड। तो यहां से देखा जाए कि यस आई यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा या यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा, तो यहां से क्या हो जाता है कि यहां से डिस्प्लेसमेंट मास के बदले केजी रख दिए, इंटू डिस्प्लेसमेंट के बदले मीटर रख दिए, और टाइम स्क्वायर है तो इसके बदले सेकेंड स्क्वायर रख दिए, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स का है ये एम के एस यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है, एम के एस यूनिट है, जिसको एस आई यूनिट में इसी चीज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, न्यूटन के नाम से लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। यानी कि ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ये एम के एस यूनिट हो गया, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम न्यूटन लिख देते हैं। यानी कि चलिए अब आइए मैं यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करता हूँ। जैसा कि अभी देख लिया था लोग कि फोर्स का जो यूनिट्स हुआ, यहाँ पे बहुत सारे जो यूनिट्स फोर्स के निकल के आए कि फोर्स का जो एम के एस यूनिट हुआ, एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट जो हुआ वो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स हो गया डाइन, एंड यस आई यूनिट ऑफ जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। डाइन जो है, देखो इसके बारे में बताता हूँ कि डाइन जो है ये डी वाई एन डैन वर्ड जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड लिया गया है, जिससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है फोर्स और पावर। इसी कारण फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है, इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, या 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। या सीजीएस यूनिट में देखना है जिसको ये डाइन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब सारा चीज कैसे आया, कहाँ से आया, मैं इसको बतला देता हूँ। क्लियर। सबसे पहले मैं 1 न्यूटन को डिफाइन करता हूँ। तो चूंकि फोर्स है क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन है। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी ऑफ, देखो अब यूनिट को डिफाइन करें तो सारी चीज को हम यूनिट में लेंगे। इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is accelerated with
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then we can say that the force applied on that body, तो सारी चीजों को अब क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 न्यूटन। यानी कि फोर्स क्या है, तो फोर्स को जैसे यहां से हमको फाइंड करनी है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने मास, बॉडी का मास कितना है, तो 1 kg है, और कितना से इसको एक्सीलरेट किया जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसे एक्सीलरेट किया जा रहा है। सो यहाँ से 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से यदि हम 1 डाइन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप 1 डाइन को भी इसी ढंग से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट, ठीक है ना, सॉरी एसआई यूनिट को हम डिफाइन किए, और ये आपका क्या हो जाता है, इसका सीजीएस यूनिट। तो इसे भी आप इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ बॉडी ऑफ मास, यहाँ पे आप 1 kg लिखे हो, तो यहाँ पे आप 1 ग्राम, क्योंकि सीजीएस यूनिट में मास का जो सीजीएस यूनिट में देखा जाए कि मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट ग्राम होता है। क्लियर, इज एक्सिलरेटेड विथ 1 सेंटीमीटर। देखो अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का सीरीज यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन वी कैन से दैट द फोर्स applied on that body is equal to 1 डाइन। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डाइन। सो 1 डाइन इज इक्वल टू, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी कि 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सारी चीजों को आप नोट कर लेंगे। अब है कि यहाँ से ये जो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हम लिखे हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, ये कैसे आया, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो इसको अगर जो मैं ब्रेक करता हूँ, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो सारी चीज आप लोग जानते हैं, होता है ना। या 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाता है, तो केजी को ग्राम में बदलो, केजी को ग्राम में चेंज करते हैं। तो केजी को जब ग्राम में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सीजीएस में पूरा पूरी रूप से कन्वर्ट हो गया ना। यानी कि यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो सकता है 1000 इंटू 100, यानी कि 11230 और ये 20 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो 10 पे 5 जीरो, यानी कि 10 टू द पावर हम 5 लिख सकते हैं। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर हो गया। यहां से इन सारी चीजों को नोट कर लेंगे। या 1 डाइन इज इक्वल टू, इसी चीज को करें तो इसे जब हम रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर,
इन सारी चीज़ों को आप नोट करें। उसके बाद मैं बताता हूँ फोर्स किस प्रकार की क्वांटिटीज है एंड टाइप्स ऑफ फोर्स बतलाता हूँ। देखिए अब यहाँ से देखते हैं कि फोर्स किस प्रकार की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि फोर्स इज द टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स क्या है, तो फोर्स एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटीज है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब सबसे पहले चीज समझना है यहाँ से कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ से लिख सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के स्ट्रेंथ और उसके अमाउंट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड कह देते हैं। उसका क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड कह देते हैं। तो यहाँ से हम इसी कारण यहाँ से लिख दिए हैं कि द मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्शन का इसका इफेक्ट देखो। तो कहता है कि जब टू और मोर फोर्स को हम एक ही ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डायरेक्शन से हम अप्लाइड करते हैं तो वहां से क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि फोर्स में दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है, तो इससे दोनों चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए कि टू और मोर फोर्सेज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में अप्लाइड करेंगे तब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल्स लिया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल में लिए हैं कि व्हेन टू पर्सन्स पुश द बॉक्स in the with the magnitude of force of each 2 Newton then the resultant force will be, resultant force क्या होता है, तो एक ही पॉइंट्स पे एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड किए गए टू और मोर फोर्स का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है उसी इक्विवेलेंट वैल्यू को रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कहते हैं। जैसे इस मार्कर पे दो तरफ से दो व्यक्ति मिलकर इस मार्कर पे अपना अपना फोर्स अप्लाइड किया रहा है, तो जितना प्रकार का फोर्स, जितने टाइप्स ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाइड किए गए, ठीक है, वो टू और मोर फोर्स अप्लाइड जो फोर्सेज जो अप्लाई किया जाता है उसका जो एक रिजल्टेंट वैल्यू जो आ रहा है उस रिजल्टेंट वैल्यू को हम रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कह देते हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स मान लिया और बॉक्स पे हम दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति द्वारा 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। जब सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को। जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं, उससे माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन यानी कि इक्वल टू 4 न्यूटन। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया था और यहाँ से बॉक्स जो है वो बॉक्स क्या कर जाएगा, रिजल्टिंग मूव कर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ से दिया है कि व्हेन टू पर्सन्स पुश द बॉक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ईच 2 न्यूटन देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से अगर देख ले कि ये हमारा बॉक्स है तो ये बॉक्स पे इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तब इस बॉक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बॉक्स मूव करेगा या नहीं करेगा। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स विल नॉट मूव। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन को बनाकर इसका जो भी आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दें। क्लियर, मैं आपको देख लूंगा कि आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वन पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, यानी कि एक व्यक्ति क्या करता है, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है इन वन डायरेक्शन। अनदर पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 8 यूनिट लिख सकते हैं या न्यूटन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, 8 यूनिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ बॉक्स दैट कैलकुलेट द नेट फोर्स। तो उस बॉक्स पे अप्लाइड किया गया टोटल जो कैलकुलेटेड जो नेट फोर्स आ रहा है उसका क्या वैल्यू आ रहा है, आप इसी ढंग से कैलकुलेट करके अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर दें, कमेंट कर सकते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स या इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स को देखते हैं। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ से इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखता हूँ। तो यहाँ से मैं सारे पॉइंट्स को लिख दिया हूँ, आप नोट कर लेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कैन या मे दोनों आप चीज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, कोई बॉडी के स्पीड को ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है,
नहीं, जैसे आप अपने साइकिल अब चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, ड्राइव करते होंगे, तो उस पर आप ब्रेक अप्लाई करते होंगे, तो वहाँ पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती होगी। तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। आप क्रिकेट प्लेयर देखते हैं, बैट्समैन को देखते हैं, तो बैट्समैन क्या करता है कि बॉलर जिस डायरेक्शन में फोर्स को बॉल को देता है, थ्रो करता है, बैट्समैन अपने बल्ले के द्वारा, अपने बैट्स के द्वारा उस मूविंग बॉल्स के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। नहीं, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये मार्कर है, मार्कर्स के हम क्या करें कि इसके लेंथ को चेंज करना है, तो इसके लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, इस ढंग से चेंज कर सकते हैं, इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो अप्लाइड फिजिकल क्वांटिटी है ये फोर्स है, यानी कि फोर्स के बिना हम इन सब सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या लोकेशन ऑफ अ बॉडी। अब इस मार्कर को मुझे यहाँ से यहाँ ले आना है, तो बिना फोर्स अप्लाई किए हुए इस मार्कर के हम लोकेशंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। अब किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब उसे हमें क्या करना है, मोशन में लाना है। तो बिना अप्लाई फोर्स अप्लाई किए हुए वो बॉडी मोशन में नहीं रहेगा, या मोशन में है उसे रेस्ट में लाना है, तो बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में नहीं आएगा, या बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए वो बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। इन सब सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियोज में मैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसे आप नोट कर लें।